Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the STEM Institute and the part 6 of Physics P1 difficult questions. Now this is also a difficult question. I don't know why this is considered as difficult question. Okay. Which expression cannot be used to calculate the power P? Now force into distance upon time is power formula, so this is used as power formula, and he asks us which कैन नॉट बी यूज. फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी पावर का फार्मूला है. इसी वेलोसिटी में ही d/t ड्राइव हुआ है और F इंटू ये बनना है. और वर्क डन ओवर टाइम, ये भी पावर का फार्मूला, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा वर्क डन इंटू वेलोसिटी, तो है ही नहीं. और अब ये आ गया. नाउ इन दिस ई इज, अब इसमें क्या होगा कि ई इसकी भी होगी और ई इसकी भी होगी. सेम है क्योंकि ये पैरेलल में है. इसका ई सेम होगा, यानी कि इसका ई और इसका ई सेम होगा. E1 इज इक्वल टू E2. फॉर एग्जांपल ये E1 है और ये E2 है. पहले E1 निकाल लेते हैं. E1 क्या होगा, IR1 प्लस IR2, यानी कि E1 क्या होगा, I इंटू R1 प्लस R2. और E2 निकाल लेते हैं. अब E2 क्या होगा, E2 होगा कि ये E2 है. E2 होगा हमारा I1 ये I1 है, I2 R3 प्लस I2 R4. E2 हमारा होगा I2 इंटू R3 प्लस R4. नाउ अब हम E1 और E2 इक्वल थे, तो अब हम क्या पुट करेंगे, E1 इज इक्वल टू E2. सो I2 इंटू R3 प्लस R4 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R2. अब हम जिस तरफ भी जिसको भी भेजेंगे दूसरी साइड पे ज़ीरो बच जाएगा. मैं इसको इधर भेजता हूँ. I1 इंटू R1 प्लस R2 माइनस I2 इंटू R3 प्लस R4. ठीक है. अब ये इक्वेशन बन गई हमारी. तो इसको अब हम इक्वेशन को हम देखेंगे कि किधर है. तो 0 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R2, ये तो नहीं होगी, ये नहीं है. I1 R1 ये है. अच्छा, इसमें ना ये भी केस हो सकता था कि मैं I2 की जगह पे ये I1 को भेज देता, यानी कि इसमें यूँ भी हो सकता था, माइनस प्लस यूँ भी हो सकता था. अगर यूँ होता ना तो फिर हम उसी के हिसाब से इसी को ही करते कि उसको अरेंज कर लेते. अब इसमें देखें, इसमें चीज़ वो नहीं बनती. ये ई लिखा हुआ है, ये भी ई लिखा हुआ है, हालांकि हमने ई और ई दोनों के इक्वल हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है. ठीक है. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट. ठीक है. The angle between the forces is 150 degree and the resultant force on the object can be resolved into a pair of perpendicular, यानी कि इन अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट. उसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कि एक फोर्स अगर हम अपवर्ड निकालें तो दूसरी फोर्स हम हॉरिजॉन्टल में भी निकाल सकते हैं, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे. विच रो शो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर अ पॉसिबल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ठीक है. अब हम इसमें बना लेते हैं. पहले हम तो इस पर ये करते हैं कि इसका क्या होगा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10 sin 30 होगा, और बस यही होगा. 10 sin 30 होगा और फिर ये करवाएगा वर्टिकल में 10 sin 30 होगा वर्टिकल में, और फिर इधर अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल में ये वर्टिकल वी वाई है, हॉरिजॉन्टल में वी एक्स में हमारा होगा 10 cos 30 माइनस 5. तो अब देख लेते हैं कि ये किधर होगा. 10 cos 30 माइनस 5, 10 ये क्या है, 10 cos 30 तो नहीं होगा. ये 10 cos 30 ये भी नहीं होगा, न ये होगा. ये तो 10 cos 30 ये तो सेम. 10 sin 30 माइनस 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 sin 30 ये साइन तो अपवर्ड है और 5 ऐसे है, तो ये तो नहीं होगा. इसमें इसको ऐसे होना चाहिए था, इसमें इसको होना चाहिए था इसकी जगह पर
इसकी जगह पर होना चाहिए था, इसकी ये सही था, और इसकी जगह पे होना चाहिए था उसका 10 sin 30, लेकिन 10 sin 30 नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। तो इस वजह से ये नहीं होगा। अब और केसेस कैसे होंगे, अब मैं बना लेता हूँ और केसेस। और केस कैसे होगा, अब 10 अच्छा 10 - 5 cos 30 बना रहा है, या 10 यानी कि इसका मतलब ये है कि 10 वो सीधी सीधी ले रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी लाइन बनेगी जो 10 ही को वो यानी कि हो रही हो। आप ये देख सकते हैं कि 10 वाली लाइन पे कोई भी उसने कंपोनेंट नहीं बनाया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। इस वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम क्या, ये बात फैक्ट हो गई कि उसके साथ उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं बना। तो इसमें आप यूँ कर सकते हैं कि अब ये तो आपको पता लग गया कि ये क्या होगा। ये अगर आपका 150 है ये पूरी लाइन, तो ये होगा 30। तो अब हम इसमें ये लगवा सकते हैं कि ये कितना होगा। तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा 5 sin 30, और हमारा ये वाला कंपोनेंट होगा 5 cos 30, और ये है 10। तो इसमें देख लेते हैं 10 माइनस ये 5 sin 30 नहीं है, क्यों ये होगा हमारा, क्योंकि हमने ये अब हॉरिजॉन्टल में लिया है। आप ये ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहा करें, क्यों, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल में 10 के ऊपर कहीं पे भी उसने वो नहीं लगाई हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब उसने इसको जो कहते नहीं है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकाला। इसकी वजह से हम ये ज्यूम करेंगे कि ये सीधी सीधी 10 वाली लाइन पे ही और चीज़ें ले रहा है। ठीक है, 10 की रिस्पेक्ट पर और चीज़ें ले रहा है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं, अगर मैं जैसे 10 का ले रहा था, तो मैं 10 का क्यों ले रहा था, 10 जा रहा था यूँ, और 5 की लाइन जा रही थी यूँ, तो मैं 5 की रिस्पेक्ट पर 10 का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहा था। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर निकला है वो 5 की रिस्पेक्ट 10 की रिस्पेक्ट में 5 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल रही है। ठीक है, इस वजह से ये वाला हमारा आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ इनटू द स्पेस। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब हाउ फोर्सेज एक्ट इन पेयर। वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ द पेयर इज वेट ऑफ द रॉकेट। अच्छा, वेट ऑफ द रॉकेट है। व्हाट इज द अदर पेयर ऑफ फोर्सेज, पेयर ऑफ फोर्स ऑफ दिस पेयर। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स होनी चाहिए सेम टाइप की। मतलब सेम टाइप की अगर फोर्स है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेट है, वेट की सेम टाइप की एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ना ही फोर्स ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस ये भी नहीं होती, ना ही फोर्स ये वाली भी नहीं होती। ये पता है कौन सी फोर्सेस हैं, ये रॉकेट है फॉर एग्जांपल। ये वाली फोर्स कौन सी है, जो ये पीछे वो निकल रही होती है ना, ये धुआं वगैरह, ये आग निकल रही होती है, ये वो आग जब नीचे जा रही होती है तो ये किसको इधर पुश कर रही होती है, ऊपर की तरफ पुश कर रही होती है रॉकेट को। तो ये उन फोर्सेस की बात हो रही है। और कोई एक फोर्स ऐसी होती है जो रॉकेट को ऊपर तरफ पुश कर रही होती है और उसको नीचे की तरफ पुश कर रही होती है, ये वाली फोर्स। तो वेट के साथ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का लेना देना है। वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। तो एम जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। ठीक है, एन एम्बुलेंस हैज़ सायरन दैट emits साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। द एम्बुलेंस इज मूविंग डायरेक्टली टुवार्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इसके टुवार्ड्स आ रही है एम्बुलेंस। ठीक है, द एम्बुलेंस डिसलरेट एज इट अप्रोच, ये जब आएगी डिसलरेट करती जाएगी, एंड देन एक्सलरेट आफ्टर इट हैज़ पास द ऑब्जर्वर। अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड heard बाय द ऑब्जर्वर चेंज एज द एम्बुलेंस अप्रोच एंड एज इट मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब वो जब उसके अप्रोच करेगी और जब इसको दूर जाएगी तो क्या होगा। तो एफ ऑब्जर्व क्या होती है हमारी, एफ एस इंटू वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस होती है। अब जब उसने कहा है कि डिसलरेट हो रही है, डिसलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड कम हो रही है सोर्स की। स्पीड कम किसकी हो रही है, सोर्स की हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, जब वो अप्रोच कर रहा होता है तो इसमें हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जब वो अप्रोच कर रहा होगा, अप्रोच पर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। और जब वो अवे जा रहा होगा, अप्रोच पर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। और जब वो अवे जा रहा होगा तब हम पॉजिटिव साइन लेंगे।
ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब इसमें v और ये वी ओ भी होता है। अब जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जब ये ज़ीरो पे खड़ा है यानी कि रेस्ट पर है, तो इसका मतलब हम वेलोसिटी ऑफ इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, इस वजह से। अब एफ ऑब्जर्वर क्या है, एफ एस ओवर वी। अब मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, वी माइनस वी एस। अब आप ये देखें कि वी एस उसकी क्या होता है, उसने क्या डिक्रीज़ हो रही है, वी एस उसकी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में जो वो फैक्टर है ये इंक्रीज़ कर रहा है। जाहिर सी बात है, वी तो कांस्टेंट है, वी एस जब स्लो हो रही है तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर का कंपोनेंट इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ओवरऑल ये भी डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से अप्रोचिंग में डिक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ तो नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ उसमें एफ ओ इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर वी प्लस वी एस, क्योंकि जब अवे जा रही होती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जब अवे जा रही है तो उसने क्या एक्सेलरेट करती जा रही है, एक्सेलरेट्स। जब अवे जा रही है तो एक्सेलरेट जा रही है, यानी कि ये फिर से बढ़ रहा है, तो इसका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसी वजह से ये भी डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से आंसर ए होगा हमारा, ठीक है। नाउ a teacher set up experiment as shown to demonstrate double slit interference pattern on a screen, ठीक है। अब इसने ये भी बनाई है, ये Q है, ये P है, ये R है, ठीक है। नाउ what change to apparatus will increase the fringe spacing। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन छोटा डी। तो इसमें बड़ा डी क्या है, लेमडा डी, डी जो है ये आर है, ये वाला ये डी होता है ना, ये डी है, और ये छोटा डी क्या है हमारा, क्यू होगा, छोटा डी हमारा क्यू होगा, क्यू। अब वो कह रहा है कि हमने इसको यानी कि बढ़ाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज दिस डिस्टेंस बिटवीन पी, इसके साथ नो चेंज, क्योंकि इसके फार्मूला में कुछ है ही नहीं इसका, तो नो चेंज। डिक्रीज द डिस्टेंस, इसको हम कम करेंगे तो जाहिर बात हाँ वो ये बढ़ेगा, ये यस ये होगा, इसकी वजह से डिक्रीज डिस्टेंस आर, इसकी वजह से करेंगे तो ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ये डिक्रीज़ कर जाएगा, इसकी वजह से डिक्रीज़ कर जाएगी, डिक्रीज वेवलेंथ की वजह से भी डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये कह रहा है अ मेटल सिलेंडर टोटली इमर्स्ड इन वाटर इज हंग फ्रॉम दी न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन मीटर से उसको लटकाया गया है। अ सिलेंडर ऑफ हाइट एल इज स्लोली रेज्ड वर्टिकली बाय लिफ्टिंग द न्यूटन मीटर एज द बेस ऑफ द सिलेंडर मूव फ्रॉम द लाइन एक्स इन द वाटर टू द लाइन अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। यानी कि वो इधर से जाएगा और इधर से ऊपर, ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर है और ये बात कर रहा है, ये सरफेस ऑफ वाटर के ये है, अब ये उसके ऊपर ये है और ये पानी के अंदर ही है। विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन ऑफ आर विद डिस्टेंस डी। अब आर क्या है, आर इज रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर रिकॉर्डेड। जैसे जैसे वो उसको ऊपर करता जा रहा है, अब न्यूटन रिकॉर्डेड कब, न्यूटन का मीटर जो है वो ज़्यादा रीडिंग तब देगा जब फोर्स ज़्यादा होगी, और कम रीडिंग तब देगा जब फोर्स कम होगी। विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन ऑफ आर विद डिस्टेंस डी ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ एंड डी ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अब ये इसके सिलेंडर की बेस है, ये जो डिस्टेंस डी ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब ये जो है इसमें क्या कह रहा है कि इसने ग्राफ बनाया हुआ है ये वाला, इसमें यहाँ पे वो एल को शो करवा रहा है, ये एल इसका ये है। अब मतलब इसका, अब आप ये देखें कि जब तक वो पानी में है, जब तक ये ऑब्जेक्ट पानी में है, आप इसको जितना भी ऊपर इधर तक ले जाएंगे, जब जितना भी हम ऊपर, सॉरी वो ज़रा नेबरहुड में ज़रा शोर मच गया था। अच्छा, जब हम इसको जितना भी ये डिस्टेंस, अब ये पानी में है, हम इसको जितना भी मूव करेंगे, अब थर्स्ट में कोई चेंज ही नहीं आएगा। मूव करते जाएंगे, जैसे ही ये इधर टच करेगा अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे ही ये इससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा सेम स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट चेंज आता रहेगा, ठीक है। जब कांस्टेंट चेंज आएगा, जैसे ही ये इसको छोड़ेगा फिर इसके अंदर फिर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रीडिंग वेट के साथ ही उठेगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे समझना है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी डेमोन्स्ट्रेशन समझ आ चुकी होगी कि इधर अब थर सेम रहेगा, सेम रहेगा,
और जैसे ही ये वाटर लेवल को क्रॉस करना शुरू करेगा, इसकी अप थर्स्ट सेम अप थर्स्ट पे ये इंक्रीज़ करेगा या पता नहीं डिक्रीज़ करेगा, जो भी करेगा। तो ये जब ऊपर जाएगा फिर ये वापस जाके सेम हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि क्या है। आर पे पहले तो रीडिंग कांस्टेंट आएगी, सही बात है। और फिर से रीडिंग क्या होती है हमारी, बल्कि ये वाला गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए था। ये मैंने इसको नेकेड यानी कि रफ़ आई से देख लिया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था ये ऐसे है। इसकी वजह से ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेंज ही नहीं आएगा, आर की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा ही नहीं जब तक वो सरफेस ऑफ वाटर को टच नहीं करेगा। ठीक है। अब तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इन मतलब सी और डी में से कोई सही होगा। तो इसके बाद मैंने कहा था कि कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब थर्स्ट है, अब थर्स्ट का फार्मूला क्या है, रो जी वी। वॉल्यूम सेम है तो कांस्टेंट चेंज इन अब थर्स्ट होगा, तो यानी कि ये कांस्टेंट होगा, ये भी नहीं होगा। जब ये अब थर्स्ट सारा चेंज हो जाएगा फिर ये खुद ही वेट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर हमारा सी होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile is fired from the point P with the velocity v at an angle theta to the horizontal. It land at point Q. ठीक है। And travel a distance horizontal r from the P से चला है। Air resistance is negligible. Now air resistance is negligible and now the acceleration of free fall is g. What is correct equation of r? r निकालना चाह रहा है horizontal distance. horizontal distance में क्या होगा, a 0 होगा और v हमेशा कांस्टेंट होगी। नौ पहले हम निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो s इज इक्वल टू यू टी। यू क्या है हमारा, v cos थीटा, v cos थीटा इंटू टी। अब हम देख लेते हैं आंसर। ये आंसर क्या है, ये आंसर में, अच्छा इसमें आंसर में टी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कहीं पे टी नहीं है, हमारे आंसर में टी आ रहा है, मतलब हमें टी को ये रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में वी टी निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये कर लेते हैं, ये इसका फार्मूला है। अब आप ये देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इधर ये है, इधर ये है, सेम पॉइंट पे आ रहा है, सेम पॉइंट है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट पे है, आ रहा है, वापस पी से जा रहा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगी क्योंकि सेम पॉइंट पे आ रहा है। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़ीरो। तो फिर ये इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी। तो वी और टी कैंसिल कर देंगे क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू है। आपको पता ही है मैंने कि शर्त क्या होती है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। और ये अब हम इसमें टी को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेंगे, 2v/a। और इसमें v भी क्या है, इसमें v क्या है, 2v साइन थीटा है, क्योंकि v वर्टिकल है ना, तो इस वजह से। अब हम इसको पुट कर देंगे v cos थीटा, t की जगह पे यही पुट कर देंगे, 2v साइन थीटा ओवर a g था हमारा, तो v स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा और डिवाइड बाय g हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा आंसर बनेगा इस पे 2 है, तो मतलब हमारा आंसर बनना चाहिए बी। ठीक है, इसमें हमारा बी हमारा आंसर बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ क्लिफ एंड देन लैंड्स इन द सी। आर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। विच स्टेटमेंट अबाउट द स्टोन मोशन इज नॉट करेक्ट। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन डिपेंड अपॉन, अच्छा अब वो कह रहे हैं नॉट करेक्ट। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये है, ये मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट स्टोन मोशन इज़ नॉट करेक्ट। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन डिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन डिपेंड, अच्छा इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे भी जाहिर सी बात है डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया वो ये आर डिस्टेंस था। ठीक है, मैंने एक और ये डिस्प्लेसमेंट पे इस वजह से ऐड करेगी, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसको ज़ीरो तक लाना है ना, डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो तक तो लाना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगी, तो उसको ज़ीरो तक लाने के लिए जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपना किरदार निभाएगी, तो इधर इधर तक आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो हो तो फिर ये तो ऊपर जाएगी बॉल सीधा,
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी एक्ट है जिसकी वजह से वो उसको वापस नीचे लेके आ रही है। द स्टोन ट्रेवल विद ये तो ये गलत हो गया, मतलब ये बात सही है लेकिन ये उसने कहा नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है। द स्टोन ट्रेवल विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी अंटिल हिट इज वाटर। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये तो बात सही हो गई। द स्टोन ट्रेवल विद एन इंक्रीजिंग वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, जाहिर सी बात है ये भी बात सही है। इंक्रीजिंग वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी होती है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ये इंक्रीज कर रहा होता है। और द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू हिट द सरफेस ऑफ द वाटर डिपेंड ऑन द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू हिट द सरफेस ऑफ द वाटर डिपेंड ऑन द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। नहीं, ये वर्टिकल, मतलब ये बात सही है, मतलब ये बात गलत है जिसकी जिसकी वजह से ऑप्शन सही है हमारा। तो वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे नहीं करती, इस वजह से तो हमने यहाँ पे ये निकाला है, हमने वर्टिकल वेलोसिटी में निकाला है ना, इस वजह से। द वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई हमारे पास, इसमें मेरे ख्याल से रो जी वी एल लगेगा अगर पूछ रहे हैं। एंड द कंटेन अ टोटल ऑफ करंट, अच्छा ये मुश्किल है तो जाहिर सी बात है यही होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया हमें। फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर्स। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद एन एवरेज विद स्पीड ऑफ 4 × 10⁻⁻⁶ उसने में दे दिया, यानी कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास आ गया, तो मतलब NaV/Q वाली चीज़ लगेगी। ठीक है ना। व्हाट इज़ करंट इन द वायर, अब हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। हमारे पास ना एरिया है, ना हमारे पास नंबर डेंसिटी है, वेलोसिटी है, Q तो हमारे पास वैसे ही है। अब आप ये देखते हैं नंबर डेंसिटी का क्या फार्मूला होगा। नंबर डेंसिटी होता है नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो उसने हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वॉल्यूम भी हमारे पास नहीं है। हम इसको क्या करते हैं कि एरिया को वॉल्यूम से रिप्लेस कर देते हैं। V=A/L होता है, तो ए की जगह पे जब हम V/L ले आएंगे, V/L, जिसकी वजह से अब हम इसमें क्या लिखेंगे, I=N/V इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे, V/L इंटू V, ये वेलोसिटी है, V और Q, तो ये V से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर होगा I=N/L इंटू V/Q। अब हम इसकी जगह पे चीज़ें लिख लेंगे, तो चीज़ें क्या हैं, 5.1 × 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज है हमारा। और L हमारा क्या है, 12 × 10⁻⁻2। तो आंसर मैं देख लेता हूँ, आंसर मेरा क्या आ रहा है, आंसर मेरा आ रहा है 0.2667, पता नहीं आगे चलता जा रहा है, तो ये 0.27 होगा। ठीक है, हाँ जी। अब द बैटरी इज मार्क 9 वोल्ट, व्हाट डज दिस मीन। अच्छा, इसकी पहले आप डेफिनेशन याद करें, डेफिनेशन क्या है, जल्दी जल्दी डेफिनेशन याद करें बच्चों, डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन याद करें। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक कूलम चार्ज जब क्या होता है, इतनी जितनी वोट उसने दी हुई है उतनी एनर्जी लेके जाता है पूरी सर्किट के अंदर, इसकी ये डेफिनेशन है। तो देख लेते हैं सारों को वन बाय वन। ईच कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द बैटरी सप्लाइज 9 जूल, 9 जूल, देखें ये वर्क डन हो रहा है, ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द होल सर्किट, जाहिर यही होगा, ये इसकी डेफिनेशन है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये पॉइंट फैक्ट है। द बैटरी सप्लाइज 9 जूल ऑफ एनर्जी टू एन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर्किट में कैसे करेगा, वो पूरी सर्किट में करता है, इंटरनल भी हो चाहे एक्सटर्नल भी हो, तो एक्सटर्नल भी हो इंटरनल भी हो पूरी पे सर्किट उसकी हो गई। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंपोनेंट कनेक्टेड टू द बैटरी विल बी नो। आप ये देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, ये फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, इसके दरमियान में एक लैंप लगा दिया है मैंने सीरीज़ में रजिस्टर लगा दिया है। अब आप बताएं कि इसमें सेम हो सकता है कभी भी, मैंने क्या पता इसको ज़्यादा ओहम वाला लगा लिया हो और इसको कम बिजली पीने वाला लगा दिया, तो इसके दरमियान और होगी और इसके दरमियान और होगी।
वो केस उसने ये नहीं, उसने कहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस विल बी, यानी कि उसने कोई स्पेशल केस मेंशन नहीं किया। अगर वो कहता ना कि पैरेलल में है तो भी हम बात मान सकते थे कि भाई ये पैरेलल में बात कर रहा है तो ये हो सकता है। तो ये इस वजह से ये वाला भी नहीं होगा। देयर विल ऑलवेज बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट, ऑलवेज, ऑलवेज कभी हो ही नहीं सकता। ऑलवेज कैसे होगा, देयर विल ऑलवेज बी नो, बिकॉज कभी कभी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से हमें वो देख करना पड़ता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हमारा क्या है, अब मैं इसको ज़रा इसको ऊपर खींच जाता हूँ, इसको ज़रा मैं क्या करता हूँ ऊपर, इसको ऊपर नीचे रहने दो, इसको नीचे रहने दो, ठीक है। नाउ अब हमारा क्या है, द डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग 2 बैटरीज कनेक्टेड टुगेदर, व्हाट इज़ द करंट आई। नाउ 2 सर्किट्स हैं कनेक्टेड टुगेदर हैं। अब हमें आई चाहिए, आई हमारा होता है वी बाई आर, और वी हमारा होगा वी टोटल, टोटल वी अपॉन टोटल आर। तो सीरीज़ में है आर, तो आर तो हमारा पहले हो जाएगा 1 + 0.5, और हमारा वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये इससे कनेक्टेड, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव 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 से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हमारा वी जो टोटल आ रहा है वो है 12 - 8, जो कि होगा 4। अगर ये क्या होता, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता ना, और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होता, तो हम 12 + 8 ले सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा, 12 + 8 नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव इज कनेक्टेड टू ओनली नेगेटिव। तो 4/1.5 क्या आता है, 4/1.5 इज इक्वल टू 2.6667। तो ये इसका आंसर आ रहा है 2.7, ठीक है। नाउ पार्ट 6 एंड हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आखिरी है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि द सर्किट शोन इंक्लूड द सेल कांस्टेंट, इंक्लूड अ सेल ऑफ कांस्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल, अच्छा ये आर दिया हुआ नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड द एमीटर रीडिंग, शी देन कनेक्टेड एंड सेकेंड आइडेंटिकल रजिस्टर। अच्छा सेकेंड आइडेंटिकल रजिस्टर में इसने ऐड कर दिया है, सेकेंड आइडेंटिकल रजिस्टर है। नाउ इन पैरेलल विद द फर्स्ट एक्सटर्नल रजिस्टर। अच्छा अब पैरेलल में है तो मतलब 1/r + 1/r हो गए, तो मतलब 1/2r हो गए, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो गई। व्हाट इज हैपन टू द एमीटर रीडिंग, जब v = IR के तहत आप क्या शो करवा सकते हैं, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब है I हाफ हुआ तो I क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ वाला सीन नहीं है, इंक्रीज़ वाला सीन है। और वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी हमारी, ये हमारा होगा IR, और ओवरऑल हमारी जो इसके अंदर आएगी ओवरऑल होगी वो V होगी। तो हमारी टोटल हमारी क्या है, V + IR होगी। तो अब हम V को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं, V = E - IR। तो हमारा अब हमारा आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, वी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी नेगेटिव वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस में से, यानी फॉर एग्जांपल 12 है और ये पहले था 6, और अब ये होने लग गया 9, जिसकी वजह से 12 - 9 करो तो वो आता है 3, जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसमें क्या आता है 12 - 6, तो 6 था, तो 6 तो नहीं है। इस वजह से उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगले पार्ट्स कल करेंगे।